आज हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज 3B डॉक्टर केसी सिन्हा वर्ग 6। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3B में दिया गया है यानी कि अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य और भाज्य। तो आइए हम लोग यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्या को समझते हैं और उसके बाद जो भी प्रश्न होगा उसको हल किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अभाज्य संख्या से। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ना एक को छोड़ के चलिए दो से लिखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। चलिए आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमें समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो है ना दो देखिए किसके पहाड़े में आएगा। 2 सबसे पहले आएगा 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में। उसी प्रकार से 3 आएगा 1 के पहाड़े में और आएगा 3 के पहाड़े में। 4 आएगा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। इसके बाद जो 5 है, 5 भी आएगा 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में। 6 को अगर देखा जाए तो ये आएगा 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में। 7 जो है 1 के पहाड़े में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा। 8 जो है 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े में आएगा और 8 के पहाड़े में आएगा। तो देखिए यहाँ जो हमने 2 से लेकर के 8 तक की जो संख्या लिखा था और उसका जो हमने गुणनखंड किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन गुणनखंडों को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ जो है 2 का जो है ना गुणनखंडों की संख्या कितना है, 2 है। 2 का जो गुणनखंड कितना है, 1 2 यानी कि 2 गुणनखंड है। 3 का भी जो है 2 ही गुणनखंड है। 4 का 3 गुणनखंड है। 5 का 2 गुणनखंड है। 6 का जो है 4 गुणनखंड है। 7 का जो है 2 गुणनखंड है। 8 का भी कितना है, 4 गुणनखंड है। तो देखिए जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और देखिए अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था। और जैसे यहाँ देखिए 3 है तो 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 4 का कितना गुणनखंड है, 1 2 3 गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को जो है संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या को क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या। 5 का अगर गुणनखंड देखेंगे तो सिर्फ 2 ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 6 को देखेंगे तो देखिए इसमें 4 गुणनखंड है, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। 7 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, इसलिए ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। 8 का 4 गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हमने देखा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं या फिर कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या का जो परिभाषा को हम लोग लिख सकते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या में क्या हम लोग लिख सकते हैं इसका परिभाषा, जिसका जो है ना गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो जाए। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद जो है आगे जैसे कि यहाँ पे दिया गया था, सबसे पहले यहाँ पे
अभाज्य संख्या है। आइए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ना, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भाज्य संख्या होगा 4। इसके बाद जो है आगे हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी हमने सीख लिया है। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, चलिए यहाँ पे जो खैर ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे कि दिया हुआ सम संख्या है और विषम संख्या। सम संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कह सकते हैं, ठीक है। जो संख्या 2 से भाग लग जाएगा या पूरा पूरा कट जाएगा, वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे सम संख्या है। विषम संख्या क्या होगा, देखिए वैसी संख्या है जो 2 से भाग नहीं लगेगा, वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे विषम संख्या। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पे दिया गया है 1 3 5 7 9, और भी संख्या हो सकता है 11 13 17 15, ठीक है। और देखिए भाज्य संख्या यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हमने अभी पीछे बताया था आपको उदाहरण पे, ठीक है। उसके बाद भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, ठीक है। और यहाँ जो दिया हुआ है अभाज्य त्रियुग्म, अभाज्य त्रियुग्म, ठीक है। तो 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के समुच्चय समूह को जिनमें 2 का अंतर हो उसे ही क्या कहा जाता है, अभाज्य त्रियुग्म कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे एकमात्र अभाज्य त्रियुग्म जो कि यहाँ पे दिया गया है 3 5 7, ठीक है। 3 5 7 एक ही जो है ना एकमात्र अभाज्य त्रियुग्म अभाज्य त्रियुग्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए सअभाज्य, ठीक है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, 2 संख्याएं सअभाज्य कहलाती है यदि उनमें एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। यानी कि वैसी संख्या को हम लोग सअभाज्य कह सकते हैं जिसमें जो है ना क्या होगा, एक के अलावे और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सअभाज्य कहेंगे। तो आइए हम लोग आगे जो इसका प्रश्न है, प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या देखिए प्रश्न संख्या 1, में दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यह सम है या विषम है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी जो हमने देखा था, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। और ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि यह सम है या विषम है। तो देखिए यहाँ हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सम संख्या का परिभाषा कि जो 2 से विभाजित हो जाए या फिर 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है, उसे ही हम लोग कहेंगे सम संख्या। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ अभाज्य संख्या ये 2 से कट जाएगा, इसलिए ये आपके हो जाएंगे सम संख्या, ठीक है। उसके बाद जो है आगे दिया हुआ है, आगे जो प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, 2 अभाज्य संख्याएं को लिखे जिसका अंतर 1 है, ठीक है। यानी कि प्रश्न संख्या 2 हमें क्या करना है, 2 अभाज्य संख्या लिखना है जिसका अंतर 1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या, और जब इसको हम घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। घटाना यानी घटा देंगे तो वही उसका अंतर हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3,
तो 3 में जो कुछ संख्या दिया गया है, जैसे कि 7 दिया हुआ है, 107 भी दिया हुआ है, उसके बाद 307 दिया हुआ है, 407 दिए गए हैं, उसके बाद 507 भी दिया गया है। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो अभाज्य क्या हो जाएगा, 7 होगा, क्योंकि 7 का सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, यानी कि ये जो है 1 के पहाड़े में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा अभाज्य संख्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अगला जो अभाज्य संख्या होगा 307 भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अगर देखेंगे जो कि 407 है। ठीक है, तो 407 जो है ना 1 के पहाड़े में आएगा, 11 के पहाड़े में आएगा, 37 के पहाड़े में आएगा और भी आगे पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 407 का जो है ना, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है, इसलिए ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग 507 को देखेंगे तो 1 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, उसके बाद आगे और भी पहाड़े में आएगा। यहाँ पे हम लोग देख लें कि 2 गुणनखंड है, या फिर 507 भी इसका गुणनखंड होगा एक, तो ये भी आपके अभाज्य संख्या नहीं होंगे। अभाज्य संख्या पे कौन कौन सा हो जाएगा, 7 होगा, 107 हो जाएगा और 307 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया है, कह रहा है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सम होता है या विषम। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 सम संख्या ले लेते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे सबसे पहले 2 सम संख्या यानी कि ले लेते हैं 2 और दूसरा ले लेते हैं 4। इसको जब हम लोग गुना कर देंगे, यानी 2 को गुना करेंगे 4 से, तो हो जाएगा 8। या फिर और भी हम 2 सम संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, और इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाता है 48। देखिए यहाँ 8 जो एक सम संख्या है और 48 भी सम संख्या है। यानी कि हम यहाँ पे क्या देखें कि जब 2 सम संख्याओं का गुना करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग आगे देखेंगे, कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या लिखना है जिनका योगफल क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। यानी कि हमें जो है ना 2 ठो अभाज्य संख्या लिख लेना है, और जिसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक जिनका योगफल विषम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 में कि 2 ठो हम लोग अभाज्य संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 और 3 को लेते हैं। अब इनका हम लोग योग कर देते हैं, जैसे कि 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाता है 5। देखिए 2 और 3 को जब हम लोग जोड़ दिए तो कितना आ गया, 5। ठीक है, ये एक क्या है, विषम संख्या। या फिर हम और भी उदाहरण को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे और उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, 2 और 5 भी लेंगे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, तो 6 में जो है ना 90 और 100 के बीच में जितने भी सभी भाज्य संख्या है उसे हमें लिखना है। देखिए 90 और 100 के बीच में जो भाज्य संख्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 92 भी होगा, 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, उसके बाद 95 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, उसके 97 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 98 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के सभी जो है 90 और 100 के बीच के भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आगे जो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या है 7। देखिए 7 में जो दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कि ये खाली जगह दिया हुआ है,
यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो खाली जगह दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है, भरना है। देखिए प्रश्न संख्या 7 का जो ए है, कहते हैं 2 से विभाज्य संख्याएं डैश संख्याएं कहलाती है, यानी कि जो 2 से विभाज्य हो जाएगा इसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस प्रकार के संख्या को हम लोग कह सकते हैं सम संख्या कहेंगे। ठीक है, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या, यानी कि सम संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी में जो दिया गया है 5, 7, 11, 13, 15, 17 आदि डैश आदि संख्या डैश कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि ये सभी के सभी जो संख्याएं दिया गया है ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे विषम संख्या। उसके जो प्रश्न संख्या सी है, सी में क्या दिया हुआ है, एक डैश संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। मैंने कौन सी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा था। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया ना 2 गुणनखंड, यहाँ पे 2 का जैसे गुणनखंड हम लोग कहते हैं 1, 2 2 गुणनखंड है, तो इसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या भी हम लोग कह सकते हैं। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, या फिर हम इसको जगह पे रूट संख्या भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, यानी कि डैश है तो हम लोग लिखें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जैसे कि हमने पीछे भी इसको देखा था। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या ई, तो ई में जो दिया गया है 2 अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर होता है, 2 अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर होता है डैश संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो है ना इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अभाज्य युग्म। ठीक है, अभाज्य युग्म कहलाती है। उसके बाद जो एफ नंबर प्रश्न को देखेंगे तो दिया हुआ है 2 अभाज्य संख्या सदैव डैश होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सह-अभाज्य हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग आगे देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 8 दिया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे कि दिया हुआ है सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ प्रश्न संख्या 1, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है, तो ये आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे असत्य। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग 2 विषम संख्या को ले लेते जैसे कि देखिए 2 और 3, ठीक है, तो इसको हम लोग जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, जो कि ये विषम संख्या है। ठीक है, आगे हम दूसरे संख्या और ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं 3 और दूसरा ले लेते हैं 7। ठीक है, और यानी कि देखिए 3 भी एक विषम संख्या है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है 3 भी एक विषम संख्या और 7 भी एक विषम संख्या है, और इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो क्या ये विषम संख्या होगा, नहीं ना। यहाँ पे देखिए 3 और 7 क्या हो जाएगा, 10, 10 क्या है, एक सम संख्या है। इसलिए जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक बार विषम आ गया, एक बार क्या आ गया, सम आ गया, यानी कि हमेशा जो है ना क्या होगा, विषम संख्या का योग विषम नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग प्रश्न संख्या 2 को अगर देखेंगे जो कि दिया हुआ है ऐसी प्राकृतिक संख्या संभव है जिसके एक भी गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सत्य। जैसे कि हम लोग देखेंगे एक का जो है ना एक भी गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप का ही गुणनखंड होगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न संख्या 3 दिया गया है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि चलिए यहाँ पे हम लिखते पहले सत्य, और सत्य कैसे होता है तो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि देखिए 2 और 3 ले लेते हैं,
2 को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 विषम संख्या गुणनफल विषम होता है, 2 विषम संख्या है ना, सॉरी 3 और 5, ठीक है, 3 भी विषम संख्या और 5 भी विषम संख्या, इसको जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 क्या है, एक विषम संख्या। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 ले लेते हैं, 7 लेते हैं, इसको जब हम गुना करें तो हो जाएगा 35। 35 भी एक विषम संख्या। और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि 9 ले लेंगे, 11 लेंगे, इसको जब हम गुना कराएंगे तो हो जाएगा 99। 99 एक क्या है, विषम संख्या है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया था 2 विषम संख्या गुणनफल विषम होता है, तो देखिए विषम ही होगा, क्योंकि जब भी इसको हम गुना करें विषम का विषम ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्रश्न संख्या 4 है, देखिए 4 में जो दिया गया है, एक 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 अभाज्य संख्या है, तो एक देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, ना तो वो भाज्य होगा, ना ही अभाज्य संख्या होगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि ये जो एक जो है ना प्राकृत संख्या हो जाता है, ठीक है। आगे जो दिया है प्रश्न संख्या 5, 2 सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होती है। देखिए 2 सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होती है, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 4 एक सम संख्या है और 2 भी एक सम संख्या है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। 2 क्या है, एक सम संख्या है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 8 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, और इसको घटाएंगे तो भी हमें 2 आएगा। तो देखिए 2 भी क्या है, एक सम संख्या है। इसलिए यहाँ जो दिया हुआ है 2 सम संख्या का अंतर सदैव सम होती है, तो इसलिए ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आगे जो प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है, देखिए 9 में जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य युग्म है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 9 का ए, जैसे कि दिया हुआ 18 और 30। तो देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो अभाज्य होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए अभाज्य क्या होगा, जिसमें जो है ना, जिसमें सॉरी दो संख्या अभाज्य कहलाती है यदि उनमें एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है, तभी उसी संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य बोलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पे 18 कर हम लोग देखेंगे इसका गुणनखंड को, तो 1 होगा, 2 3 6 9 18, और 30 का हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद 5 6 10 15 30। तो यहाँ पे देखिए तो बहुत सारा इसका गुणनखंड निकल गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि इसके जो है 6 गुणनखंड, इसके 8 गुणनखंड है, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका जो अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बी नंबर को अगर हम लोग देखेंगे, जो कि 15 और 57 दिया गया है। 15 का भी अगर हम लोग देखेंगे गुणनखंड को, तो 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, और सॉरी 5 ठीक है, और 15 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद 57 को देखेंगे तो ये आएगा 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 19 के पहाड़े में, और 57 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ भी देखेंगे कि गुणनखंड की संख्या क्या हो गया, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है आपके अभाज्य युग्म नहीं होंगे। अब आगे जो सी को हम लोग देखेंगे, जो कि दिया हुआ है 35 और 52, ठीक है। तो 35 का अगर हम लोग गुणनखंड कर देते हैं तो 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा, 7 के पहाड़े में आएगा, और 35 के पहाड़े में आएगा। 52 को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा 1 के पहाड़े में, उसके बाद जो है सॉरी यहाँ पे 1 2 4, उसके बाद 13 26 52। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि गुणनखंड जो क्या है, यानी कि 1 1 दोनों मिल रहा है,
ठीक है, यानी कि जिसका जो है ना एक जो है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सअभाज्य। तो यहाँ पे देखिए दोनों में एक मिल रहा है, इसमें तो देखिए एक एक मिल रहा, तीन तीन भी मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे एक एक, दो दो, तीन तीन, यानी बहुत सारा मिल रहा है, इसलिए ये सभी जो है असहभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक एक मिल रहा है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसलिए जो ये हो जाएगा आपके सअभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए 10 में जो दिया गया है, क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यदि हाँ तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या को लिखें। यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है, क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है। बिल्कुल होगा, जैसे कि हम लोग देखेंगे 9 को, ठीक है ना, 9 को देखेंगे तो ये क्या है, आपके भाज्य संख्या है और हाँ, यहाँ पे 9 क्या है, एक भाज्य संख्या और विषम भी है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ लिखेंगे, ये सबसे छोटा विषम भी होगा और भाज्य भी होगा, ठीक है। उसके बाद 11 को अगर हम लोग देखेंगे कि सभी सम अभाज्य संख्या को सूची बनाइए, यानी कि यहाँ पे जितने भी सम अभाज्य संख्या उसकी सूची बनाना है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि सबसे छोटा जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो यहाँ पे दो ऐसा एक संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है।